हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 4 है। शुरू के 3 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की। फॉर एग्जांपल कि गैट का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, फिर गैट में क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ आया, फिर क्या रीजन है जिससे डब्ल्यूटीओ को बनाया गया, क्या क्या इश्यूज हैं फॉर एग्जांपल डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में, फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में जिससे कि डब्ल्यूटीओ की इंपॉर्टेंस घट रही है, फिर टैरिफ बैरियर क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, फिर बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, डंपिंग क्या है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, एमएफएन क्या है, फिर दोहा राउंड के अंदर जो भी अग्रीमेंट हुए उसके ऊपर हमने चर्चा की। फाइन। सो अभी तक हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं इन आवर लास्ट 3 lectures. So I will request you to go back to these lecture, that means to those lecture and watch them. इसके बाद ही आपको ये नेओरबी और ये जो हमारा बाली राउंड है वो समझ में आएगा। अगर आपको दोहरा राउंड समझ में नहीं आया और शुरू की जो चीजें थी जो मैंने बताई थी, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर, देखो वो सब मैंने आपको इसलिए बता दी है जस्ट बिकॉज कि अब मैं बार बार इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा और बार बार अग्रीमेंट में आएगी। सिर्फ मैंने यहाँ पर इसलिए शुरू में ये सारी टर्म्स बता दी थी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी सो इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दोबारा पीछे जाएं और वहां से वो चीजें देखें और फिर दोबारा यहाँ पर कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज हम चालू करेंगे सबसे पहले नेओरबी और बाली राउंड से, और आज का टॉपिक भी सिर्फ नेओरबी और बाली राउंड ही रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं राउंड के बारे में बता देता हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि देखो मैंने राउंड की लिस्ट इसलिए नहीं दी जस्ट बिकॉज कि आप वो सब रटना चालू कर देते। ठीक है, मतलब वो सब देखना फिर पढ़ना, मतलब हर राउंड में देखने लगते क्या हो रहा था। फिर आप दैट मीन्स अगर थोड़ी बहुत चीज आपको इंपॉर्टेंट मिल जाती किसी राउंड में तो आप समझ लेते कि वो राउंड ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजरली 3 ही राउंड इंपॉर्टेंट थे, बाली, दोहा और नेओरबी। ठीक है, इसलिए मैं इन 3 ही राउंड को रखा है। बाकी अगर आपको और राउंड की लिस्ट चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से राउंड है उसके लिए आप विकीपीडिया में जाके आप लिख सकते हैं WT और राउंड्स, और आपको वहां पर जितनी भी लिस्ट है वो मिल जाएगी। फाइन। सो वी विल स्टार्ट विद बाली राउंड। याद रखना बाली राउंड पहले हुआ था, इसके बाद नेओरबी राउंड हुआ था। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं बाली और नेओरबी राउंड को कंबाइन करके क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका एक ही रीजन है जस्ट बिकॉज कि जो चर्चा बाली राउंड पे की गई, ठीक है, जिन इश्यूज पे बाली राउंड पे चर्चा की गई सेम इश्यूज में नेओरबी राउंड में भी चर्चा की गई। सो फिर सोचा गया कि क्यों, मतलब मैंने सोचा कि क्यों मतलब नेओरबी और बाली को अलग अलग पढ़ाऊं, दोबारा नेओरबी में भी पढ़ाना पड़ेगा, बाली में भी पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन दोनों में कुछ कुछ डिसीजन लिए गए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इश्यूज रिलेटेड टू फूड ग्रेन में पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि इसमें किसी में बाली में किसी में कोई डिसीजन लिया गया हो तो मैं वहां पर बता दूंगा कि हाँ ये वाला डिसीजन बाली में लिया। और हो सकता है कि फिर नेओरबी में इसमें कहीं पर डिसीजन लिया हो तो बता दूंगा नेओरबी में ये कॉटन वाले में डिसीजन लिया गया। ठीक है, बस यही करूंगा, तो लेकिन वहां पर अलग से मेंशन कर दूंगा मैं। फाइन। तो बाकी लेकिन जो इश्यूज है वो सेम है, आपका जो फोकस होना है वो इश्यूज में होना है। ठीक है, डिसीजन इंप्लीमेंटेशन वो सब चीजें तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन इश्यू क्या था उस पर ज्यादा फोकस करना तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फाइन। तो सबसे पहला जो इश्यू है हमारे सामने फूड ग्रेन इश्यू है। ठीक है, फूड ग्रेन इश्यू के अंदर ये 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एक्सपोर्ट सब्सिडी, मैंने आपको बताया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज रहती है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, वो अपने फार्मर्स को बहुत सारी एक्सपोर्ट सब्सिडी देता है। फॉर एग्जांपल जो 5 एकड़ वाला याद है आपको लास्ट एग्जांपल, तो 5 एकड़ लैंड था उसमें बोल रहा था कि नहीं तुम आप इसमें मत उगाओ, सिर्फ 5 एकड़ में उगाओ, बाकी 5 एकड़ का लॉस हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो एक तरीके की एक्सपोर्ट सब्सिडी थी डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। फिर मैं आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में बता चुका हूँ, बफर स्टॉक क्रिएट करके हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। मैंने आपको एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी और बफर स्टॉक के बारे में डिटेल में बताया था, अगर आपको याद ना तो वहां पर देख सकते हैं। अगर आपको अमेरिका वाला एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा तो उसके लिए आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। फिर एट दी एंड थर्ड इशू हम इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है इशू, इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इशू, दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन फूड ग्रेन्स। ठीक है, मतलब अब WTO क्या चाहता था इस इशू में कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जा रही है उसको बंद की जाए। ठीक है, वो कैसे WTO ने एक्सपोर्ट सब्सिडी बंद करना चालू की, क्या इशू था उसको देखते हैं क्या था वो। ठीक है, तो फिर से एक बार बताता हूं, ये रहा अमेरिका, ये रहा इंडिया अमेरिका का ये जो दैट मीन्स गेहूं आ रहा है उसको रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, जस्ट बिकॉज ने सब्सिडी दी है और उसे सस्ता कर दिया है। ठीक है, इसलिए रोक रहा है। तो ये ट्रेड मैनिपुलेटिव है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ कि आपको चीजें रट जाए। मैं नहीं चाहता कि आप बाद में जाके उनको अलग से स्लाइड्स को पढ़ें, रीड मारे। आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ यहीं पर रट जाए। जो इशू है दैट मीन्स देखो डिजायर है, इसका सिंपल फोकस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको खुद से ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, जो टीचर है वो ज्यादा एफर्ट करे। तो हम यहाँ पर ज्यादा एफर्ट आपके लिए करते हैं। ठीक है, कि आपको ज्यादा एफर्ट न लगाने पड़े और आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पर, ट्रेड मैनिपुलेशन हुआ। ट्रेड मैनिपुलेशन हो रहा था, फिर फाइनली WTO ने ऑर्डर दे दिया कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है उनको इमीडिएटली अपनी जितनी भी एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं उनको जीरो करना पड़ेगा, मतलब बंद करना पड़ेगा। और डेवलपिंग कंट्रीज को 2018 तक का टाइम दिया कि आप दैट मीन्स ये जो जितनी भी एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं, ठीक है, उनको जीरो कर दे। एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में, तो दोबारा ना पूछिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो ये था डिसीजन WTO का एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन फूड ग्रेन्स के ऊपर, कैसे WTO एक्सपोर्ट सब्सिडी कम करेगी। देखो अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी कम हो गई ना तो इंडिया बोल ही नहीं पाएगा कि हम अमेरिका की चीज नहीं लेंगे। इससे क्या होगा कि फैसिलिटेट हो जाएगा ट्रेड, मतलब रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड होना चालू हो जाएगा। तो फाइनली बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया WTO ने, फिर भी इसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी कंट्री रेडी नहीं है। आप भी जानते हैं कि हमारे कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं
और हो सकता है अमेरिका भी कुछ जेन्युइन इश्यूज हो, ठीक है। फिर दूसरा इशू आता है फूड सिक्योरिटी का, जो मैंने आपको बताया था फूड सिक्योरिटी वाला। तो फूड सिक्योरिटी में क्या किया जाता है कि अब देखो, अब कोई भी कंट्री फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करती है, जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर चैप्टर में बताया था कि हमारा जो एफसीआई होता है वो क्या करता है कि फार्मर से दैट मीन्स वो ले लेता है, फूड ग्रेन से ले लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 किलो फार्मर ने फूड ग्रेन लगाया और उसमें से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 केजी रख लिया और अपने जो बफर स्टॉक है दैट मीन स्टोरेज फैसिलिटी है वहां पर स्टोर करके रख लिया 50 केजी। अब मान लीजिए कहीं पर अब इंडिया में कोई अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर 50 केजी को बांट दिया जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर दी गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डब्ल्यूटीओ बोलता है कि ये जो 50 केजी आपने एक्स्ट्रा रखा वो तो आपको मार्केट में डालना था, क्योंकि अगर ये 50 केजी अगर आप मार्केट में रखते तो हो सकता है ये 50 केजी में से 30-40 केजी बिक जाता, लेकिन बिकता तो ना, तो आपने यहाँ पर क्या कि ट्रेड मैनिपुलेट किया। लेकिन सारी कंट्रीज का क्या कहना है कि सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन जो हमारे यहाँ लोग मरेंगे उनका खर्चा आप दोगे क्या? सिंपल सी बात है ना, मतलब ये इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों साथ में है कि सर ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो बफर स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं हम लोगों के लिए मेंटेन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कुछ हमारे यहाँ ऐसा अकाल आ गया तो उस टाइम पे क्या होगा? अब डब्ल्यूटीओ ये कहना है कि आप मार्केट प्राइस पे ही खरीदो, मतलब डब्ल्यूटीओ दैट मीन्स ये डेवलप्ड कंट्री का कॉन्सेप्ट ही बकवास है। कहाँ से मतलब मार्केट प्राइस में खरीदेंगे यार, जब लोगों के पास यहाँ पर जो हमारा 5 रुपए का भी होता है वो खरीदने की हिम्मत नहीं होती, तो लोग 10 रुपए 15 रुपए का कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है। तो लेकिन रीजन जेन्युइन था, तो डब्ल्यूटीओ भी थोड़ा बहुत लिबरल हो गया और उसने बोला कि ठीक है चलो आप क्या करो 1980s के लेवल पे जाओ अपने और उसके 10%, ठीक है, उसका जितना आप मेंटेन करते थे उस टाइम पे, मान लो आप 100 रुपए मेंटेन 100 केजी मेंटेन करते थे, उसका 10% निकालो, कितना होगा 10 केजी, तो 10 केजी बफर स्टॉक बनाओ, ठीक है। अब फिर से वही वाला इशू आ गया कि डेवलप्ड कंट्री के लिए तो भैया ये सही है, क्योंकि वो उस टाइम पे वो 200 केजी मेंटेन करते थे, वो लोग अभी 20 केजी मेंटेन कर लेंगे, लेकिन हम तो उस टाइम पे 100 केजी मेंटेन करते थे ना, तो हम तो 10 ही केजी मेंटेन कर पाएंगे। और हमारी पॉपुलेशन के बारे में सोचिए ना भैया, 10 केजी हमारी पॉपुलेशन में कुछ नहीं होने वाला है, मतलब ये 10 केजी एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब सीरियस मत लेना, ये 10 केजी एग्जाम्पल था, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन का इतने कम में कुछ नहीं हो पाएगा, तो यही सब इशू चल रहा है। तो इसके बाद फाइनली इंडिया ने बोला कि देखो बफर स्टॉक हमसे तो बात ही मत करो, इसके ऊपर इसमें पीस क्लॉज रख दो। बाली राउंड में फिर डिसाइड किया गया, मतलब जो पहला बाली राउंड हुआ था उसमें डिसाइड किया गया कि बफर स्टॉक के ऊपर पीस क्लॉज रख दिया जाएगा। पीस क्लॉज का मतलब क्या होता है? पीस क्लॉज का मतलब होता है कि दैट मीन्स अगर किसी इशू के ऊपर फॉर एग्जांपल बफर स्टॉक या फूड सिक्योरिटी के ऊपर पीस क्लॉज रख दिया गया, जब तक उसमें इंटरनली कोई डिसीजन ना लिया जाए कि हाँ इस राउंड में सॉल्व हो जाएगा, तब तक उस इशू को आगे किसी भी राउंड में नहीं उठाया जाएगा। तो इंडिया की रिक्वेस्ट में बफर स्टॉक में पीस क्लॉज रख दिया गया और बाकी कंट्रीज भी इसके फेवर में थी, इसलिए पीस क्लॉज को अप्रूव कर दिया गया। तो ये है हमारे बफर स्टॉक वाले का इशू। आप एक्सपोर्ट सब्सिडी वाला समझ गए हैं, इसमें तो डब्ल्यूटीओ ने बोल दिया, लेकिन किसी कंट्री ने कुछ भी आगे एक्शन नहीं लिया। आप बफर स्टॉक वाला समझ गए। और फाइनली हम आते हैं आई थिंक फूड ग्रेन्स additional duty, yeah, the last thing left is that additional duty on food grains, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जांपल समझ देखो क्या है। अब अगर मान लो कि ऐसा होता, मान लो एक आइडल वर्ल्ड है, ठीक है, आइडल वर्ल्ड मतलब कि डब्ल्यूटीओ का आइडल वर्ल्ड है जहां पर कोई भी किसी के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया अमेरिका के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता है और ना ही अमेरिका अपने किसी भी फार्मर को कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी देता है, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, तो दोबारा मत पूछिएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन फिर भी अभी भी ये इंडिया डेवलपिंग कंट्री ही है और जो अमेरिका है वो अभी भी डेवलप्ड कंट्री है। तो आप ये जानते हैं कि अमेरिका अगर अभी भी एक टायर प्रोड्यूस करे तो वो इंडिया से चीप ही होगा, और इंडिया जो टायर अभी प्रोड्यूस करे वो अमेरिका से थोड़ा महंगा ही होगा। क्यों? बिकॉज अमेरिका में अच्छी टेक्नोलॉजीज है, लेबर का कॉस्ट कम है एंड ऑल दीज थिंग्स, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉट लेबर का कॉस्ट, मतलब वहां पर टेक्नोलॉजी अच्छी चीज की वजह से ऑटोमेटिकली उनका जो टायर निकलेगा वो अच्छा ही और सस्ता निकलेगा, ठीक है, क्वालिटी वाला भी निकलेगा और अच्छा सस्ता निकलेगा। लेकिन इंडिया का जो टायर निकलेगा वो हो सकता है थोड़ा बेकार क्वालिटी का भी हो और थोड़ा महंगा भी होगा, जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। और फिर मैंने आपको बताया था ना वो टैक्सेशन वाले चैप्टर में कैसे टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह से महंगा ही होगा। तो अगर मान लो अब जो टायर ये हमारे अमेरिका में आए, तो सिंपल सी बात है, अगर वो सस्ता टायर अमेरिका में आएगा तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही एक्सपोर्ट सब्सिडी है, ना ही कुछ ट्रेड रोका जा रहा है, लेकिन वो इंडिया का दैट मीन डोमेस्टिक मार्केट तो बेकार करेगा ही नहीं, बिकॉज इंडिया के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अमेरिका जितने अच्छे टायर भी लाए और इतने सस्ते लाए। तो इंडिया का मार्केट तो बेकार होगा अगर अमेरिका के टायर यहाँ पर इंडिया में आएंगे। तो इसी इशू पे मतलब इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला कि सर देखिए डेवलप्ड कंट्रीज दे आर डेवलप्ड, जिसकी वजह से उनके जो प्रोडक्ट रहते हैं वो सस्ते रहते हैं और अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े बेकार क्वालिटी के हैं, बिकॉज हमारे पास दैट मीन्स टेक्नोलॉजी नहीं है, और साथ ही साथ थोड़े हमारे जो इंटरनल इश्यूज है पॉलिटिक्स के, फॉर एग्जांपल टैक्सेज एंड ऑल, उसकी वजह से हमारे यहाँ चीजें महंगी रह जाती है। तो अगर आप हमें ये अलाउ कर दो कि भले मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग मतलब भले वो लोग एक्सपोर्ट सब्सिडी दे या ना दे, वो लोग कोई भी सब्सिडी दे या ना दे, हम लोग को लेकिन उनके प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत इंपोर्ट ड्यूटी लगाने दो। तो फिर आप जानते हैं डब्ल्यूटीओ उसके लिए मानेगा नहीं, उसने बोला कि नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
ऐसा उसने दैट मीन्स डब्ल्यूटीओ ने बोल दिया। लेकिन फिर डब्ल्यूटीओ ने एक इमरजेंसी कंडीशन का प्रोविजन भी रखा यहाँ पर। इमरजेंसी कंडीशन क्या है? वो ये है कि मान लो आपका जो टायर था, फॉर एग्जांपल जो डेवलपिंग कंट्री वाला टायर था, अगर वो मतलब उसका प्राइस और भी ज्यादा गिर जाए, ठीक है, मतलब प्राइस गिर गया मतलब समझ रहे हैं ना, प्राइस डिक्लाइन हो गया मतलब कि इंपोर्ट ड्यूटी भी मतलब दैट मींस डिमांड गिर गई है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब किसी चीज का प्राइस कब गिरता है। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे मान लो रीबॉक का बैट मतलब आज से हमारे दैट मींस 10 साल पहले 10,000 का आता था, अब उसका जो प्राइस हो गया 5,000 हो गया, जस्ट बिकॉज उसका प्राइस तो गिर रहा है बिकॉज उसकी डिमांड कम हो गई। अब लोग बोल रहे हैं कि मुझे एमआरएफ का बैट चाहिए, मतलब उसके कंपैरिजन में कुछ आ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब कि अगर डिमांड कम हो गई, डिमांड अगर कम हो गई तो ऑटोमेटिकली प्राइस गिर जाएगा। तो वैसी कंडीशन में दैट मींस डब्ल्यूटीओ ने अलाउ किया है कि देखो अब डिमांड गिरेगी तो हो सकता है कि अब ये जो इनके जो दैट मींस अगर मान लो डिमांड गिर गई मतलब उन अब वो जो दैट मींस जो टायर था हमारा और वल्नरेबल हो गया, ठीक है, वल्नरेबल हो गया मतलब वैसे ही उसको कम दैट मींस कम मार्केट था, कम बिक रहा था। अगर मान लो उसी टाइम पे दैट मींस जितनी भी अमेरिका जैसी कंट्री है उन्होंने अपने और बहुत सारे टायर दिखा दिए वो भी सस्ते दाम पे और अच्छी क्वालिटी के, ये लोग अब बोलेंगे कि इंडिया वाले टायर अच्छे भी नहीं है और दैट मींस अब वो सस्ते तो हो रहे हैं लेकिन हमारे और सस्ते हो गए, ठीक है, हमारे और सस्ते हो गए, तो वो लोग क्या करेंगे, वो हमारे जो मतलब पूरा टायर का मार्केट था वो फिनिश कर देंगे, मतलब पूरा कब्जा फिर इसका हो जाएगा, अमेरिकन मार्केट का हो जाएगा, मतलब आप समझते हैं डोमेस्टिक मार्केट खराब हो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट पूरा डिस्टॉर्ट कर जाएगा, मतलब हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अमेरिका का राज हो जाएगा। तो अगर डब्ल्यूटीओ बोलता है ऐसी कोई सिचुएशन होती है, मतलब इसे इमरजेंसी सिचुएशन का नाम दिया डब्ल्यूटीओ ने, वैसे टाइम पे आप लगा सकते हो क्या ये एडिशनल ड्यूटीज। लेकिन देखो यहाँ पर जब ये जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज खत्म की गई थी उसके बाद ही इस पे चर्चा हुई थी, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म हुई मतलब डब्ल्यूटीओ ने डेवलप कंट्री को बोला कि सर एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म कर दो, तो दैट मीन्स उसके बाद भी इन लोगों ने बोला कि सर फिर भी हमें एडिशनल ड्यूटी लगाने दो, क्योंकि इनका रीजन ये था, मैंने आपको जो बताया कि एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म हो गई, उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हमें भी और एडिशनल ड्यूटी लगाने दो, तो डब्ल्यूटीओ नहीं माना। फिर उन्होंने डब्ल्यूटीओ से ये बोला कि देखो इन लोग की एक्सपोर्ट सब्सिडी तो खत्म हो गई लेकिन अभी भी ये लोग इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे रहे हैं ना, और जो बाकी की और सब्सिडीज है फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सब्सिडी वो सब्सिडी, तो उनके से तो उनको फिर भी सस्ता मिल रहा है, तो आप उनको खत्म करो उसके बाद ही हम कम करेंगे, ठीक है, उनका ये कहना। तो आप अभी तक उनको कम नहीं किया इसलिए हमें एडिशनल आपको दैट मींस इंपोर्ट ड्यूटी लगाने देनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या फिर डब्ल्यूटीओ ने इनके लिए कुछ सेफ गार्ड मैकेनिज्म मतलब ये इमरजेंसी मैकेनिज्म लाके रख दिया सामने, समझ गए ना। वैसे मेनली रिलेटेड तो मतलब अगर हम सब जनरलाइज कर दे, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था, टायर का, लेकिन रियलिटी में फूड ग्रेन्स के लिए बस है, ठीक है, किसके लिए, फूड ग्रेन्स के लिए। अब फूड ग्रेन्स की अगर हम टर्म्स में समझे तो सिंपल सी बात यही आती है कि मान लो कि अब वो लोग अपने फूड ग्रेन्स में दैट मींस फार्मर को फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे रहे हैं, इरिगेशन सब्सिडी दे रहे हैं, और मान लो यहाँ पर एक्सपोर्ट सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन अभी भी इंडिया में तो ये चीजें सस्ती रहेंगी ना, मतलब अमेरिका तो अभी भी सस्ता ही बेचेगा बिकॉज उन्हें बहुत सारी सब्सिडी है। तो इंडिया बोल रहा है कि सर अगर प्राइसेस हमारे यहाँ के जो फूड ग्रेन के प्राइसेस वो गिर जाए, ठीक है, तो मतलब मान लो हमारी डिमांड देखो फूड ग्रेन प्राइस गिर गए मतलब अब फार्मर को लॉस हो रहा है, प्राइस गिर गए मतलब फार्मर को कम पैसा मिलेगा, तो फार्मर तो मर जाएगा। तो इंडिया और चाइना जैसी कंट्री ने बोला कि सर देखो हमारे फार्मर मर जाएंगे, उसके लिए हम उन्हें बचाना चाहते हैं। उनके लिए कैसे बचा सकते हैं, जब ऐसी कंडीशन हो जाए जब प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाए तो उस टाइम पे हमें इमरजेंसी एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगाने दो, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने दे दी है डब्ल्यूटीओ ने, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा इशू। तो हम फूड ग्रेन्स वाले इशू कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको समझ में ना आया तो आप दोबारा वीडियो रिवाइंड करिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा मिस कर गए हो सकता है ऐसा। अब फिर तीसरा इशू हमारे सामने आता है कॉटन वाला, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन वाला। ये मेनली जो इशू है ये यूजुअली हमारी अफ्रीकन कंट्रीज है उसका है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज का मेनली ये इशू है। देखो इसमें क्या हुआ कि आप सब जानते हैं जो इजिप्ट सबसे जो अच्छा कॉटन है वो कहाँ मिलता है, वो इजिप्ट में मिलता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा कॉटन, दूसरे और तीसरे नंबर में आई थिंक इट इज पाकिस्तान, ठीक है, जस्ट बिकॉज उनके यहाँ जो दैट मीन्स जो कॉटन मिलता है वो लॉन्ग थ्रेड कॉटन रहता है, मतलब कि हमारे इंडिया में जो कॉटन मिलता है वो टुकड़ों में कॉटन मिलता है, मतलब छोटे छोटे पार्टों में बटा रहता है, इसलिए उससे अच्छा क्वालिटी का कॉटन नहीं माना जाता है। लेकिन जो इजिप्ट और पाकिस्तान में कॉटन मिलता है वो अच्छे बिल्कुल लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं इसके, ठीक है, तो अच्छे मतलब दैट मीन्स अच्छी क्वालिटी में माना जाता है। उसी तरह अमेरिका में भी ऐसे स्टेपल में मिलता है, मतलब टुकड़ों में मिलता है, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अब आप देख रहे हैं कि इनका अच्छा क्वालिटी का इजिप्ट और पाकिस्तान का ये जो दैट मीन्स कॉटन अच्छी क्वालिटी का है तो मार्केट में अच्छा बिकना चाहिए। लेकिन क्या है कि अब हमारा कॉटन इतनी बेकार क्वालिटी का भी है नहीं, अमेरिका का भी इतनी बेकार क्वालिटी का है नहीं, बस वो लोग क्या करते हैं कि अपने फार्मर्स को बहुत सारी सब्सिडी देते हैं कॉटन पे कि आपको कॉटन के बीज फ्री दे देंगे, फिर उसमें जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो फ्री दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इनका जो कॉटन रहता है भले बेकार क्वालिटी का, मतलब इतनी बेकार क्वालिटी का नहीं, लेकिन वो सस्ता हो जाता है। जब यूरोप जैसे मार्केट में जाता है, इंडिया जैसे मार्केट में जाता है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं चलो यार मतलब महंगा है तो मतलब ऐसा थोड़ी ना कि ये वाला भी बेकार है, मतलब ये भी अच्छा है बस थोड़ा सा बेकार है। अब आप अगर आपको मैच चूज करने को बोलूं विराट कोहली और एम एस धोनी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, क्या बोलेंगे चलो यार दोनों ही ठीक है किसी को भी रख लो, सो ऐसा कुछ हो जाता था।
ठीक है, मतलब इतना भी बेकार नहीं था उनका, अच्छा है, लेकिन हमारा इतना भी बेकार नहीं है, हमारे पास भी विराट कोहली, अगर आपके पास धोनी तो हमारे पास भी विराट कोहली है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ इशू राइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता था कि इन लोग का जो मतलब इजिप्ट और ये जो जितनी पाकिस्तान जैसी कंट्री था, उनका जो थ्रेड था वो मतलब जो ये जो बिकता नहीं था। ठीक है, तो इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, जितनी भी कंट्रीज थी जो इतना इतना सारा मतलब इन्होंने C4 नाम का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, मेनली अफ्रीकन कंट्रीज इसमें, और इन्होंने WTO के सामने इश्यू रखा, देखो यार ये लोग मतलब इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो अच्छा क्वालिटी का कॉटन है वो बिक नहीं रहा है। तो फिर नैरोबी राउंड में डिसीजन लिया गया। ठीक है, याद रखना, नैरोबी राउंड में डिसीजन लिया गया, डेवलप्ड कंट्रीज को बोला गया कि सर आपको अभी जो भी आप सब्सिडीज दे रहे हो अपने कॉटन के ऊपर, उसको जीरो कर दो। ठीक है, पहला। और डेवलपिंग कंट्रीज को बोला कि आप 2017 तक इस सब्सिडी को जीरो कर दो, मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्स्ट्रा जो ड्यूटीज भी लगा रहे हो ना, मतलब देखो अब क्या है, जो अफ्रीका से माल आ रहा है उस पर अलग से लोग ड्यूटी भी लगा रहे हैं, मतलब एक तो वहां पर सब्सिडी देकर उसे सस्ता कर भी रहे हैं अपने माल को, लेकिन अब उनका जो बेकार क्वालिटी का माल है वो और बेकार ना हो जाए, उसके लिए लोग यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा रहे हैं, मतलब ये लोग अंदर आने नहीं दे रहे हैं। मतलब जो मान लो 10, देखो अब जो मान लो अमेरिका का जो बेकार वाला कॉटन था वो 10 रुपए का था, और इनका अच्छा वाला कॉटन जो इजिप्ट से आ रहा है वो 12 रुपए का है। ठीक है, लेकिन ये लोग यहाँ पर अमेरिका इंपोर्ट ड्यूटी लगा के इसका प्राइस 15 रुपए कर दे रहा है। तो अब तो भैया आप 10 ही रुपए वाला खरीदोगे ना, तो ऐसा भी कर रहा है। तो फाइनली WTO ने बोला कि डेवलप कंट्री को जो आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो उसको बंद कर दो, और जो सब्सिडीज दे रहे हैं उनको बंद कर दो। और डेवलपिंग कंट्री बोला कि हम आपको 2017 तक का टाइम दे रहे हैं, इनको बोला इमीडिएट करो। ठीक है, डेवलप कंट्री को, और 2017 और डेवलपिंग कंट्रीज को बोला कि आप भी मतलब 2017 तक ये जितनी भी ड्यूटीज हैं और जो सब्सिडीज दे रहे हो कॉटन के ऊपर वो बंद कर दो। ठीक है, इतना उन्होंने बोल दिया। और इसके बाद जो कॉटन है, तो कॉटन का ये जो प्राइस क्या होना था, मतलब जो इन सब का जो एक्सपोर्ट था वो मतलब बढ़ना चालू जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मतलब इन लोग ने इंपोर्ट ड्यूटी तो काफी कम कर दी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अभी तक इन लोग ने जो अलग से सब्सिडी देते अपने फार्मर को वो सब देना बंद नहीं किया। ठीक है, तो वो एक अभी भी बड़ा इशू बन के आ रहा है। फाइन, तो दिस वॉज अ इशू रिलेटेड टू कॉटन। इसके बाद जो हमारा अगला इशू आता है वो है LDC समझते हो ना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। फॉर एग्जांपल जो अफ्रीका की जो मेजर कंट्रीज हैं, इथोपिया हो गई, फिर ये सब समझ रहे हो ना, लीज मतलब बेचारों के पास कुछ भी नहीं खाने को। देखो उनके साथ ना सबसे बड़ी ट्रेजेडी WTO में, अब बड़ी बड़ी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री ने इन सबको थोड़ा मना लिया LDCs को कि सर आपको फायदा होगा, आपके यहाँ बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको बड़ा सा मार्केट मिलेगा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आपकी जो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाएगी, जो छोटी मोटी कंट्री वो भी हमारी तरह एक दिन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री बन जाएगी। तो जो LDCs मतलब जो छोटी मोटी कंट्री थी, इथोपिया जैसी कंट्री, वो लोग जाके शामिल हो गई कहां पर, अपने WTO में। और WTO ने और बड़ी बड़ी कंट्री ने फोर्स करके उनका पूरा मार्केट ओपन करवा दिया। आपको पता है जो अफ्रीका का जो मार्केट है कंप्लीटली ओपन है, मतलब वहां पर एक तरीके फ्री ट्रेड टाइप का मतलब ट्रेड चलता है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत आराम से फ्री ट्रेड होता है वहां पर। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो डोमेस्टिक मार्केट शुरू में डेवलप हो रहा था, अब सब जानते हैं कि किसी भी कंट्री में जो डोमेस्टिक मार्केट रहता है शुरू में इंडिपेंडेंस में बहुत ही मतलब वीक स्टेज में रहता है, उसी टाइम से उनको मतलब ज्वाइन करवा दिया गया, और वहां पर मतलब WTO गैट वो सब गैट ज्वाइन करवा दिया था, फिर आगे WTO भी ज्वाइन करवा दिया था, जिससे क्या हुआ कि उनका डोमेस्टिक मार्केट कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब अब देखो जब बाहर से अमेरिका से चीजें सस्ती आएंगी, और जो डोमेस्टिक मार्केट शुरू में जो डोमेस्टिक मार्केट रहता है ना, वो महंगी चीजें बनाता है क्योंकि बस एक्सपीरियंस नहीं रहता है और बहुत सारी चीजें लगती है। फॉर एग्जांपल मान लो एक पेंसिल बॉक्स बन रहा है, तो जो अफ्रीका की कंपनी बना रही थी वो 10 रुपए में बना रही थी, और जो अमेरिका की कंपनी थी वो 5 रुपए में बेच रही थी। तो सिंपल सी बात है, वैसे लोग वहां गरीब है तो अमेरिका वाले ले लेंगे, तो इससे इनका जो डोमेस्टिक मार्केट था वो गिरना चालू हो गया, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। अब जब ऐसा होने लगा तो इस बार लेकिन लीस्ट डेवलप कंट्री भी WTO में आई, उन्होंने बोला कि सर देखो कि आपने बोला था हमें भी मार्केट मिलेगा एक्सपोर्ट करने को, लेकिन आपने तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही खराब कर दिया, तो हमें एटलीस्ट हम जो हमारा चीजें महंगी हैं उन्हें आप डेवलप्ड कंट्री में सस्ते में बिकवाओ। ठीक है, तो सस्ते में बिकवाने के लिए WTO ने क्या बोला, WTO ने बोला कि अगले 15 साल में जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब डेवलप्ड हो डेवलपिंग हो, उन सब को अगले 15 साल में मतलब डेवलपिंग कंट्री से, दैट मींस जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज फॉर एग्जांपल इथोपिया जैसी कंट्री से जो भी माल आए उनको प्रेफरेंस देनी है, और ऊपर से उनके ऊपर पूरी इंपोर्ट ड्यूटी गिरा देनी है। मतलब अब इथोपिया से जो भी माल आएगा 15 साल बाद किसी भी कंट्री में, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी जीरो रहेगी, जिससे कि हो सकता है वो थोड़ा बहुत सस्ता हो जाए वो माल अमेरिका और हमारी इंडिया जैसी कंट्री में, जिससे लोग उसे खरीद ले। ठीक है, तो इसलिए लीस्ट डेवलप कंट्री के लिए भी WTO ने कुछ किया। लेकिन फिर चाइना और भी जो मतलब इंडिया और दैट मीन्स अमेरिका जैसी कंट्रीज थी, उन्होंने बोला कि चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग हब है। ठीक है, चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना क्या करेगा कि इथोपिया में जाके अपनी फैक्ट्री लगा लेगा और वहां से अपना माल बेचना चालू कर देगा। तो ये तो गलत होगा ना, मतलब आप इथोपिया के नाम पे दैट मीन्स चाइनीज माल बेच रहे हो। तो फिर WTO ने बोला
अरे टेंशन मत लो, हमने आगे आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। डब्ल्यूटीओ ने बोला देखो क्या करना है कि हम उसी प्रोडक्ट को एलडीसी का प्रोडक्ट समझेंगे, मतलब लीस्ट डेवलप कंट्री का प्रोडक्ट समझेंगे, जिसमें 25% की मेहनत, मतलब 25% का पैसा मेहनत ये इथोपिया जैसी मतलब लीस्ट डेवलप कंट्री जैसी का लगा हो। अगर एग्जाम्पल 25% से कम इन लोगों का लगा होगा तो वो किसी और कंट्री का माल माना जाएगा। देखो क्योंकि इतना तो फिक्स है, लीस्ट डेवलप कंट्री कोई भी चीजें अपने दम पे डेवलप नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें स्टेशनरी या जूते भी डेवलप करने हैं तो उन्हें मतलब अपनी मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या कोई डेवलप कंट्री हो उनका फायदा मतलब उनका एडवांटेज लेना ही पड़ेगा, मतलब उनकी जो फैक्ट्रीज है उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वहां से कुछ टायर्स खरीदने पड़ेंगे, कुछ लेसेस खरीदनी पड़ेंगी, ये सब चीजें खरीदनी पड़ेंगी, इसके बाद ही वो लोग शूज या कोई पेंसिल बॉक्स ये सब बना पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई भी चीज अगर वो इथोपिया से आ रही है और उसमें 25% पैसा इथोपिया वालों का लगा है, लेबर इथोपिया वालों की लगी है, टेक्नोलॉजी इथोपिया वालों की लगी है, तो उसे एलडीसी का प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा और अगले 15 साल बाद उन्हें आपको इम्पोर्ट दैट मीन फ्री इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर अपने मार्केट के अंदर लेना पड़ेगा, मतलब अपनी कंट्री में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किया गया एलडीसी के लिए। तो ये था हमारा न्योरबी और बाली राउंड। आपने देखा कैसे मैंने अलग अलग बताया कि कहां पर न्योरबी में डिसीजन लिया गया, कहां पर बाली में डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल कंप्लीट इशू ऑफ दिस आर न्योरबी एंड बाली राउंड। हमने दोहा राउंड डिस्कस कर लिया, बाली राउंड डिस्कस कर लिया और या न्योरबी बाली राउंड तीनों राउंड डिस्कस हो गए इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आखिरी लेक्चर में मूव करेंगे, दैट मींस इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड अबाउट ट्रिप्स लॉ। ठीक है, ट्रिप्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा लेक्चर होगा 7 से 8 मिनट का, बट दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर साइंस एंड टेक एज वेल। ठीक है, तो आप वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। सो रेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 5।